ये पानी भी कितना ठंडा है। पानी में हाथ डालते ही ऐसा लग रहा है कि ये हाथ जम जाएंगे भाई। अजी पानी तो ठंडा होगा ही, दिसंबर का महीना जो चल रहा है, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ गिर रही है तो सर्द हवाएं काफी बढ़ गई हैं। और ये ठंड के महीने में तो हम गरीबों के लिए काटना और भी मुश्किल भरा टाइम हो जाता है। माँ बाबूजी, अगर आप दोनों ने दातुन कर लिया तो अंदर आ जाइए, खाना तैयार है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बहू, नवीन अभी तक काम से लौटा नहीं, उसे आ जाने दे, फिर आग जला लेना। थोड़ी आग भी ताप लेगा और गर्मा गर्म रोटी भी खा लेगा। जाने मेरा बच्चा इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक कमीज में बिना स्वेटर जैकेट के कैसे काम कर रहा होगा। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसमें सास ससुर बेटा बहू और उनके 2 बच्चे गुड्डी और मुन्ना रहा करते थे। उनका बेटा नवीन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो गिट्टी तोड़ने और ईंट ढोने का काम करता था, जिससे वो जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा चला। रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहे थे। ऐसे ही जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। एक रोज किसी ने सुबह सुबह उनका दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है, जा जाकर देख तो। अनीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसके मामा मामी खड़े थे। अरे, ये अचानक यहाँ क्यों चले आए? अरे क्या हुआ अनीता, तूने पहचाना नहीं क्या मामी को? अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं पहचानूंगी, आप अंदर आइए ना। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। अनीता के मामा मामी जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उसके गरीब ससुराल को देखकर नाक सिकोड़ते हैं। ये जीजी ने भी ना जाने किस घर में अनीता का ब्याह कर दिया है। उसकी ये बात उसके गरीब सास ससुर सुन लेते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहते। बहन जी, आप बहू के रिश्तेदार हैं तो इस नाते हम समधी समधन हुए, आइए गले लग जाइए। नहीं 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 नहीं, वो मुझे गले लगना पसंद नहीं। ये सुनकर सास चुप हो गई। तभी नवीन ने बात पलटते हुए कहा, वैसे मामा जी कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है आने की कोई खबर नहीं दी, फोन कर देते। दिसंबर का महीना था और बाहर जोरों की ठंड पड़ रही थी। नवीन का परिवार मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहता था। शाम को नवीन घर लौटता है तो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। ओह अनीता, जल्दी से चूल्हा जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देख तो कैसे कांप रहा है, इसे कहा भी था अपने लिए स्वेटर ले ले, हमें तो घर में रहना है, लेकिन ये तो बाहर कमाने जाता है। खरीद लूंगा बाबूजी, वो भी खरीद लूंगा, लेकिन अभी तो काम मंदा है, इस वक्त तो खाने पीने को मिल जाए वही काफी है। अनीता ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, जिसकी तपन से नवीन को थोड़ी गर्माहट मिली। खाना खाने के बाद वो सब रात को एक ही रजाई के अंदर सो गए, क्योंकि उनके पास ओढ़ने को वही एक रजाई थी जो कई साल पुरानी थी। ओह, एकदम से ठंड काफी बढ़ गई है, ऊपर से ये रजाई भी काफी पुरानी हो गई है। लगता है इस बार नई रजाई लेनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, इस रजाई में हमें भी ठंड लगती है, आप हमारे लिए नई रजाई ले आओ ना। ये सुनकर नवीन और अनीता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो उन्हें कैसे बताते कि उस वक्त दामाद जी, हम तो यहाँ घूमने फिरने आए थे, लेकिन ठंड के चलते रास्ते बंद हैं तो सोचा यहीं रुक जाएं। ये ठीक किया आपने, ये भी आपका अपना ही घर है। अनीता अपने गरीब ससुराल के हालातों को अच्छे से समझती थी। वो ये भी जानती थी कि उसके गरीब ससुराल में एक ही रजाई है। ऐसे में यूं अचानक मेहमान का चले आना उनकी परेशानी बढ़ा देगा। फिर अनीता ने सबके लिए दाल रोटी बनाई, जिसे खाने के बाद रोहन बोला, मम्मी मुझे नींद आ रही है। बहू, सब काम छोड़कर पहले मेहमानों के लिए बिछौना लगा दे। जी माँ जी। फिर अकेले में जाकर अनीता अपनी सास से, माँ जी इनको ओढ़ने के लिए मैं क्या दूं? बहू, ऐसा कर, हमारी रजाई तू उन्हें दे दे, भले ही वो बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन है तो रिश्तेदार ही। और फिर 2-4 दिन की तो बात है, हम उनके सोने के बाद रजाई ओढ़कर सो जाएंगे। और ऐसे में नवीन को नई रजाई लाने के लिए बोलना भी ठीक नहीं है, उसके पास वैसे ही पैसे कम है। फिर अनीता मेहमानों के लिए गद्देदार बिछौना लगाकर उन्हें अपनी रजाई ओढ़ने हो गई है, और आसपास कोई होटल भी खाली नहीं है, साथ में छोटा बच्चा भी है। क्या आप हमें यहाँ सुबह तक रुकने दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मेहमान तो भगवान समान होता है। लेकिन बेटा, हम लोग गरीब हैं, ये टूटा फूटा सा घर है और ओढ़ने के लिए ये पतली सी रजाई, अगर तुम इसमें रात गुजार सको तो। नहीं माँ, मैं अपनी रजाई नहीं दूंगा। आपको याद है 2 दिन पहले जब आपके मामा मामी आए थे तो हमने उन्हें अपनी रजाई दे दी थी, तो हमें कैसे बोरी ओढ़कर सोना पड़ा था। ये सुनकर उनका दिल पसीज जाता है। आप घबराइए मत आंटी जी, हमने ये नई रजाई शॉपिंग करते हुए खरीदी थी, तो हम यही ओढ़ लेंगे। फिर अनीता उनके लिए आग जलाती है और साग और रोटी बनाकर सबको खाने को देती है। उसके हाथ का बना खाना सबको बड़ा पसंद आता है। फिर वो उनके लिए गद्दा लगाकर बिस्तर करती है और खुद जमीन पर चटाई और बोरी बिछाकर सोते हैं। देर रात तक वो सब बातें करते हैं, बातों उड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह अनीता पड़ोस से जाकर उनके आंगन से थोड़ी मेथी तोड़कर ले आई, फिर उसके पराठे बनाकर मेहमानों को खिला दिए। ऐसे 2 दिन बीत गए।
ना जाने ननद जी ने भी किस गरीब घर में अपनी बेटी दे दी। इन्होंने तो हमें ठंड में मार ही डाला एक पतली सी रजाई देकर। इस रजाई को देखकर तो लगता है ये इसकी सास के ब्याह में मिली होगी। भाग्यवान, जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। एक तो उन्होंने हमें अपनी रजाई दे दी ताकि हम अच्छे से सो सकें, और एक तुम हो कि इन्हें ही बातें सुना रही हो। तुम तो चुप ही रहो, मैं तो अब होटल में जाकर रहूंगी। वो अपना बैग उठाकर चल पड़ती है। भाई साहब, बहन जी माफ करना, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपने जितना भी हमारे लिए किया वो बहुत था। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। उधर इतनी ठंड में सीलन में सोने की वजह से बूढ़े सास ससुर की कमर में दर्द होने लगता है। फिर रात को खाना खाने के बाद ओहो, ये दर्द तो जा ही नहीं रहा। लाइए माँ जी, मैं आपकी पीठ पर गर्म तेल से मालिश कर देती हूँ। कि तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। नवीन दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई अनजान मेहमान खड़े होते हैं। देखिए, ठंड के कारण हालात पता चलते हैं। फिर अगली सुबह नवीन भाई साहब, ये आप कुछ पैसे रखिए और ये रजाई हमारी तरफ से आपके लिए। आपने जो कल रात हमारे लिए किया उसका एहसान तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, क्या पता इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। अरे वाह, नई रजाई, फिर तो हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। हाँ मुन्ना, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वहां से चले जाते हैं। नवीन उनमें से कुछ पैसों से अब हीटर ले आता है और कमरे में जला देता है। साथ ही रात को वो सब अब नई रजाई ओढ़कर सोते, जिससे अब उन्हें ठंड नहीं लगती।